अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, अ सीसॉ इज बैलेंस्ड विद टू चिल्ड्रन सिटिंग नियर एंड। एक सीसॉ है जिसके दोनों किनारों पर दो बच्चों को बिठाया गया है ताकि वो बैलेंस रहे। उसमें एक साइड पर एक बच्चा ए बैठा हुआ है और दूसरे किनारे पर दूसरा बच्चा बी बैठा हुआ है। तो अब ज़रा देखते हैं कि हमें उसमें क्या क्या डेटा उसका गिवन है। जो चाइल्ड ए है उसका मैस हमें दिया हुआ है 30 किलोग्राम और वो 2 मीटर के फासले पर बैठा है। कहाँ से? उसके पिवट से, मतलब जहाँ पर सीसा बैलेंस हुआ है उस पॉइंट से 2 मीटर के फासले पर। और जो चाइल्ड बी है उसका मैस 40 किलोग्राम है और वो पिवट से 1.5 मीटर के फासले पर बैठा हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, हमें टोटल मोमेंट चाहिए ऑन ईच साइड, मतलब दो जो चाइल्ड ए वाली साइड है उधर का भी मोमेंट चाहिए, मतलब टॉर्क चाहिए, और इसी तरह से जो चाइल्ड बी वाली साइड है वहाँ का भी मोमेंट चाहिए हमें। नंबर 1। नंबर 2 पे हमें चाहिए कि हमने चेक करना है कि क्या आपका सीसा इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ये स्टेटमेंट इतनी अच्छे से समझ नहीं आई होगी, तो हम ऐसा करते हैं, इसके एक डायग्राम बना के इसको समझने की ट्राई करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें एक सीसॉ है जो एक पिवट के ऊपर हमने उसको बैलेंस किया हुआ है, यानी इस पॉइंट के ऊपर वो बैलेंस है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी एक साइड पर, सपोज करें हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक स्टूडेंट है या एक बच्चा है ए, वो यहाँ पे बैठा हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसका मैस गिवन है, उसको एम ए लिख लेते हैं। वो हमें दिया हुआ था 30 किलोग्राम। और हमें क्या दिया था कि वो पिवट से, मतलब इस सेंट्रल पॉइंट से जहाँ पर ये बैलेंस है, यहाँ से उसका अगर फासला देखा जाए तो उसका फासला है 2 मीटर। फिर हमें कहा गया कि दूसरी साइड पे, मतलब इस सीसॉ की इस वाली साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर एक और बच्चा बैठा हुआ है, उसको उसने बी का नाम दिया है। तो सपोज कर लेते हैं वो यहाँ पर बैठा हुआ है क्योंकि वो पिवट से 1.5 मीटर के फासले पर बैठा हुआ है। और इस बीच बच्चे का जो मैस है वो 40 किलोग्राम है। ठीक है, तो उसको एम बी से डिनोट कर देते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड ये करना है कि इस साइड पे, ये जो बी वाली साइड है, इस पर क्या टॉर्क होगा, मतलब टी बी हमें चाहिए होगा। और इसी तरह से जो ये आपके पास लेफ्ट साइड है, ए वाली साइड, यहाँ पर भी हमने टॉर्क फाइंड करना है, इसको हम टी ए कह देते हैं। ठीक है, तो ए पार्ट में तो हमें ये दो चीज़ें चाहिए कि हमने दोनों साइडों पे टॉर्क को फाइंड करना है। तो चलें नोट डाउन करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है मैस ऑफ चाइल्ड ए, वो दिया हुआ है 30 किलोग्राम। और हमारे पास मैस ऑफ चाइल्ड बी भी गिवन है विच इज़ 40 किलोग्राम। इसी तरह से हमें मोमेंट आर्म भी दिया हुआ है चाइल्ड ए का विच इज़ 2 मीटर, और हमें चाइल्ड बी का भी मोमेंट आर्म गिवन है विच इज़ 1.5 मीटर। अब मैं इसको मोमेंट आर्म क्यों कह रहा हूँ, ज़रा इसको देख लेते हैं। देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमने इस सीसा को बैलेंस किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखें, अगर हम स्टूडेंट ए की या चाइल्ड ए की बात करते हैं तो वो यहाँ पर ए पे बैठा हुआ है, इसका मतलब उसका वेट जो है वो इस लाइन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, जो कि बेसिकली उसके वेट की फोर्स होगी। ठीक है, अगर हम दोबारा से रिकॉल करें कि मोमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या थी, वो थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो वो डिस्टेंस तो हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है चाइल्ड ए के लिए। इसी तरह से जो चाइल्ड बी है उसके लिए हमें वो डिस्टेंस कितना गिवन है, 1.5 मीटर गिवन है। तो इसलिए हमने इसको मोमेंट आर्म को डिनोट कर दिया एल के साथ। एक बच्चे का जो मोमेंट आर्म है वो 2 मीटर है और इस तरह से बी का 1.5 मीटर है। अब हमने बहुत सिंपल सा काम करना है, हमें दोनों साइड्स पे, मतलब ये जो आपकी लेफ्ट साइड है जिधर चाइल्ड ए है और जिधर चाइल्ड बी है वो राइट साइड है, तो हमें दोनों साइड्स पे टॉर्क फाइंड करना है या मोमेंट फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं बाय यूजिंग, हमें पता है कि जो आपका टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, सो लिख लेते हैं, हम पहले ए को कैलकुलेट कर लेते हैं, टॉर्क ए को। तो टॉ ए अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ तो वो मेरे पास आएगा एफ ए मल्टीप्लाई बाय एल ए। लेकिन आप अभी थोड़ा सा गौर से देखो तो हमें तो कहीं पे भी उसने फोर्स नहीं दी हुई, तो फिर ये एफ हम कहाँ से लेके आएंगे, जरा गौर करते हैं। देखें, ये बेसिकली हमें उसका मैथ दिया हुआ है। अगर चाइल्ड वाकई यहाँ पे बैठा हुआ है
तो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये सी सॉ इस साइड पे नीचे की तरफ मूव करेगा? डेफिनेटली वो उस बच्चे के वेट की फोर्स होगी। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर इस एफ ए की जगह पर क्या यूज करेंगे, हम लिख लेते हैं टॉ ए हमारे पास है डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय एल ए। डब्ल्यू ए क्या चीज है? उस बच्चे का जो ए चाइल्ड है उसका वेट। तो वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी देख लेते हैं। वेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू एम जी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम ए जी मल्टीप्लाई बाय एल ए। ठीक है, सो अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें एम ए कितना गिवन है 30 किलोग्राम, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एम ए की वैल्यू है 30, जी की वैल्यू का आपको पता है वो 10 होती है, और इसी तरह से जो मोमेंट आर्म है एल ए उसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है 2 मीटर, तो हम उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 6, तो ये आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। ठीक है, सो हमने जो टॉर्क है वो ए साइड पे, मतलब हमने अभी तक क्या किया, जस्ट इस साइड पे जो लेफ्ट साइड है वहां पर हमने टॉर्क फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सेम जिस तरह हमने लेफ्ट साइड पे टॉर्क को फाइंड किया, सेम इसी तरह से हम राइट साइड पे भी जिधर हमारा चाइल्ड बी बैठा हुआ है वहां पर भी हम टॉर्क को फाइंड कर लेते हैं। सेम हम फॉर्मूला यूज करेंगे टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल वाला। चूंकि हम बी वाले चाइल्ड के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हम टी बी इज इक्वल टू एफ बी मल्टीप्लाई बाय एल बी लिख देंगे। तो हमें पता है कि इस चाइल्ड के ऊपर, जो चाइल्ड बी है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, डेफिनेटली वो भी इसके वेट की फोर्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय एल बी। ठीक है, सो डब्ल्यू बी, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है एम जी के, तो इसको एम बी जी लिख लो मल्टीप्लाई बाय एल बी लिख लेते हैं। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। एम बी कितना हमें दिया हुआ है 40 किलोग्राम, तो हम लिख लेते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 होती है और एल बी की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1.5 मीटर। सो इसको अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो हम लिखते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 600 न्यूटन मीटर। इसका मतलब है जो बी चाइल्ड का टॉर्क होगा या मोमेंट होगा वो भी कितना होगा 600 न्यूटन मीटर। अगर आप बुक में देखेंगे, कुछ बुक्स में जो स्टार्टिंग एडिशंस थे उनमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर में मिस्टेक है, शायद 60 लिखा हुआ है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। यूनिट भी गलत लिखा हुआ है, उसको भी आपने ठीक कर लेना है। इसका राइट आंसर क्या है 600 न्यूटन मीटर। अभी तक हम अगर गौर से देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, हमने इसके एक पार्ट का आंसर फाइंड किया है, कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड ऑफ द पिवट। अब अगर हम देखें तो दूसरा पार्ट उसने लिखा हुआ है डिटरमिन इफ द सीसॉ इज इन इक्विलिब्रियम। हमने ये भी बताना है कि क्या आपका सीसॉ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, जो कि देखने से तो लग रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, लेकिन हम जस्ट देखने की हद तक तो नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को याद करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस थी, अगर आपको याद हो। क्या क्या कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम की? कंडीशन नंबर जो 1 थी वो ये थी कि आपका सिग्मा एफ किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। फिर इसी में हमने देखा था कि बेसिकली एफ के दोनों कंपोनेंट्स एफ एक्स भी 0 होना चाहिए और इसी तरह से आपके वाई कंपोनेंट भी फोर्स के क्या होने चाहिए 0। इसको हमने कहा था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेम फिर दूसरी कंडीशन पे अगर हम आए तो वो था सिग्मा टॉ, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए। मतलब जितने भी टॉर्क्स उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हैं चाहे वो क्लॉकवाइज हैं, उन सब का जो समिशन है, जो सम है, वो कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो इसकी वजह से हम कहते थे कि ये आपकी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब देखते हैं हमारे केस में, हमें चूंकि इसमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, हम टॉर्क्स की बात कर रहे हैं, तो हम दूसरी कंडीशन को देखेंगे सिग्मा टी वाले को। ठीक है, लेकिन उसको देखने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज करते हैं। दोबारा से आते हैं इस डायग्राम के ऊपर। हम सपोज करते हैं कि ये जो चाइल्ड बी है इसका बेस ज्यादा है और इसकी वजह से यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखना चाहूँ तो टर्निंग इफेक्ट जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगा, विच इज बेसिकली क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरह से हम अगर सपोज कर लेते हैं कि नहीं, टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इस साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है जिस साइड पे चाइल्ड ए है, तो इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो ये क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो आपने एक टॉपिक में पढ़ा था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टास्क के लिए हमने कोई सिंबल्स रखे थे। मैं आपको दिखा देता हूं, पेज नंबर 83 पे अगर आप आए तो यहां पर मेंशन है, मैं इसको रीड करता हूं। द टॉर्क इज पॉजिटिव
इफ द फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर आपकी फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, तो हम कहेंगे कि वो टॉर्क आपका क्या है, पॉजिटिव। तो इसी तरह से अगर आपका टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब आपकी फोर्स की वजह से जो रोटेशन आ रही है वो क्लॉकवाइज आ रही है, तो उस टॉर्क को हम बोलते हैं वो नेगेटिव टॉर्क है। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पे अपने माइंड में बिठा लेनी है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछ सकता है वो आपसे कि कौन सा टॉर्क आपका पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो सिंपल सा इसका याद रखने का तरीका ये है कि आप देखें जिस साइड पे क्लॉक चलता है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो बेसिकली नेगेटिव होती है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है अगर इसी कॉन्सेप्ट को देखें तो हमारा ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे केस में प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव होगा। मतलब जो टॉ बी है वो हमारे पास माइनस में होगा, और जो टॉ ए है उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो चलें इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इसको लिखते हैं, टू चेक इफ सीसॉ इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो थी सिग्मा टॉर्क इसके इक्वल होना चाहिए जीरो के। जैसे हमारे केस में दो टॉर्क्स हैं, टॉ ए और टॉ बी, तो वो दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, उनको ऐड करें तो आंसर आपके पास जीरो होना चाहिए। लेकिन अभी हमने कुछ सेकंड्स पहले ये देखा है कि हमारे पास जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, यानी जो हमारा टॉ बी है वो नेगेटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी टॉ ए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है जो ये टॉ बी है ये तो हमारे पास नेगेटिव है, तो मैं इसको यहाँ पे माइनस टॉ बी लिख दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। और हमने इसके फर्स्ट पार्ट में दोनों टॉर्क्स की वैल्यू फाइंड की थी, तो ये टॉ ए की वैल्यू भी हमारे पास 600 है, इसी तरह से टॉ बी की वैल्यू भी हमारे पास 600 है, ठीक है। सो 600 माइनस 600 इज इक्वल टू जीरो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो हम एंड पे इसको कंक्लूड कर देते हैं। सो सी सॉ इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल का एग्जैक्ट आंसर है।